हेलो बच्चों, आज अपने बात करेंगे 12th इंग्लिश मीडियम के लिए कूलम लॉ की। तो कूलम लॉ की बात करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें आएंगी, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो देखो क्या है अपने पास, अगर अपने बात करें कूलम्स लॉ, तो भाई कूलम ने क्या बताया, किस तरीके से बताया। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो सिमिलर चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा है कि दो अपोजिट चार्ज, एक हो गया प्लस का और एक हो गया किसका, माइनस का, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बड़ा, ये तो क्या थी कि चार्ज के बीच की म्यूचुअल रिएक्शन थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कूलम ने क्या बताया। कूलम ने ये बताया कि भाई दो चार्ज के बीच में चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन हो, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो किस पे डिपेंड करेगा। तो कूलम ने बताया कि लेट मान लिया कि हमारे पास कंसीडर कर लिया कि दो चार्ज हैं, एक तो हो गया प्लस का Q1 और एक हो गया माइनस का Q2, प्लस का Q2 ले लिया, माइनस का भी ले सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, प्लस का बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रिपल्शन फोर्स आ जाएगा। और कहता कि इन दोनों को एक दूसरे से, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। अब भाई दोनों क्या है, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल कैसे करेंगे, जैसे Q1 पर जो फोर्स लगाएगा कौन लगाएगा, Q2, वो किधर की ओर लगाएगा, F1 पर 2 के अकॉर्डिंग, और F2 1 आ जाएगा, मतलब Q2 पर चार्ज लगे, फोर्स लगेगा किसके कारण, Q1 के कारण, वो क्या होगा, F21। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, दोनों चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के ही अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है ना। ये फोर्स जो होगा वो एक्ट कैसे करेगा, इस लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग करेगा। अब कूलम ने अपना स्टेटमेंट कैसे दिया, उसने कहा कि दो स्टैटिक, मतलब ये स्टैटिक है दोनों, और दोनों पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की बात अपने आगे करेंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा क्या चीज होती है, कैसे होती है। अब कहता कि दो पॉइंट चार्ज अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, मतलब इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कंबाइन बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग अपने अगर बात करें, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा K, ठीक है ना। अब यहाँ पे K क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, और इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये जो वैल्यू हमने बताई है वो किसके लिए बताई है, वैक्यूम या एयर के लिए, क्योंकि ये जो फोर्स है चाहे ये कांस्टेंट है, अगर अपने मीडियम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इट मींस जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, K का वैल्यू जो होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर अपने वैक्यूम की बात करें 1/4πε0, इसको क्या बोलते हैं, ε0, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, यही है 9 इंटू 10 की पावर 9। और अगर इसका यूनिट लिखना हो, इसका जो एक ही बात है, तो देखो K का यूनिट निकालना है, F न्यूटन में, R स्क्वायर इधर गया तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 कूलम स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखो वैक्यूम और एयर का इक्वल सा होता है लगभग, इसलिए हम क्या कर देते हैं, जो वैक्यूम का होता है वही एयर के लिए ले लेते हैं। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसके बारे में जो भी है ना हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ गया तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और वैक्यूम आ गया तो परमिटिविटी ऑफ क्या आ गया हमारे पास, वैक्यूम आ गया। अगर अपने यहाँ पे बात करें तो हम इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ये क्या चीज है, कैसे आया, किस तरीके से होगा। हाँ, इसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू जो होता है
एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर कितना होता है -12 होता है। कितना होता है 8.85 भाई। एक तो ये रट्टा मार लो इस चीज का, किसका, इस वैल्यू का। एक ये बहुत जगह आएगा, आपके काम आएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका यूनिट जो होगा वो होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर अपने इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा m-1 l-3 a4 और a की पावर 2 हो जाएगा। वो आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, डायमेंशन अपने 11th में किया है, ठीक है ना। तो अपने यहां तक की अगर अपने बात कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और दूसरी बात यहां देखें तो फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका मतलब F जो F है, मतलब दोनों चार्ज के बीच में, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स है चाहे वो रिपल्शन फोर्स है, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। और अगर इसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात ये है कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे F और R के बीच में अगर अपने ग्राफ लें तो किस तरीके से आएगा, F और R क्या है भाई, इन दोनों को सेपरेट करने वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे आएगा, हमें कर्व के रूप में मिलेगा। और देखो यहाँ पे R का वैल्यू इंक्रीज तो F का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अगर पेपर में अगर पूछे तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, देखो कि भाई अगर अपने कहे कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो अपने क्या कर दे, डबल कर दे, क्या कर दे, डबल कर दे, तो उस कंडीशन में जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा। मतलब वो कहना ये चाहता है कि न्यू डिस्टेंस r डैश वो इनिशियल डिस्टेंस की कितनी कर दे, 2। तो उस कंडीशन में r का वैल्यू यहाँ रखो, r डैश का वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका मतलब नया फोर्स जो होगा वो इनिशियल फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/4। और अगर अपने डिस्टेंस जो नहीं है वो कितनी कर दें, हाफ कर दें, हाफ कर देंगे तो आप यहाँ रखोगे r/2 और r का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। अब मैंने आपकी यहाँ तक जो बात की है वो सिर्फ ये बताया मैंने आपको कि दो चार्ज हैं, कूलम ने बताया दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, चाहे वो प्लस के हैं, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे वो प्लस माइनस के हैं, लेकिन होने क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज। इसकी अभी बात करूंगा थोड़ी देर में। तो वो कहता कि इनके बीच जो कूलम फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो क्या होगा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं स्टेटमेंट भी बोल दूंगा और पॉइंट चार्ज की भी बात कर लूंगा, इसका भी बोल देंगे अपने। तो अगर कूलम लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साथ साथ में स्टेटमेंट भी बोलता हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between any two stationary point charges separated at finite distance is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब वही चीज जो मैंने अभी बताई वही चीज मैंने बोल दी है और वो आपको क्या करना है, लिख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको काम आएगा लिखने के। कूलम लॉ का स्टेटमेंट बोल दिया है, आपके पास बुक भी होगी और बुक में से भी लिख लेना। अब पॉइंट चार्ज की बात कैसे करनी है भाई, क्या पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज है, अब उसकी बात किस तरीके से की जाएगी। मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, लेट मान लिया ऐसा इतना एक स्फीयर कंसीडर कर लिया और उसके ऊपर चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज है, हम कहेंगे क्या पता नहीं है, पहले तो ये है इतना बड़ा पॉइंट चार्ज, अभी तो आप इतना कह रहे हो। अब इसकी बात कैसे करेंगे, लेट मान लिया मेरे पास एक स्फीयर है और वो क्या है, उसको ऊपर चार्ज दे रखा है और मेरे से बहुत दूर दूरी, मतलब आपकी तरफ, या आप मान लो अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना दूर तो आप हो ही नहीं। तो मान लो कि भाई एक रोड है और मैं इधर खड़ा हूं और मेरे से कई दूरी पर एक और बंदा खड़ा है, उसने भी क्या ले रखा है, एक स्फीयर ले रखा है और उसके ऊपर भी चार्ज है। अब वो अगर मेरे वाले स्फीयर को देखेगा तो उसके कंपैरिजन में मेरा स्फीयर छोटा सा दिखाई देगा। अब जैसे हमको सन दिखाई देता है इतना सा, इतना सा, तो इसका मतलब ये थोड़ी इतना सा है, लेकिन मान सकते हैं कंसीडर लेट अ पॉइंट, उसकी बात कर रहे हैं।
तो कहता है कि चार्ज जो है वो मेरे पास स्फीयर है, उसके पास अगर मैं बात करूं तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास स्फीयर जो है वो पॉइंट दिखेगा और मेरे को उसके पास जो स्फीयर है वो पॉइंट दिखेगा। तो इसका मतलब ये स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। इट मीन सेम कंडीशन यहाँ पे, या मैं कहूं ऐसे कि भाई जिस भी सरफेस पर जो चार्ज रखा है, लाइक मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और एक ये रहा सरफेस, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये एक सरफेस है, इस पे भी एक चार्ज। अब सरफेस कैसा हो, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, और हम बात करें तो स्फीयर भी हो सकता है। अब ये पॉइंट चार्ज है या नहीं है वो कैसे डिफाइन होगा कि अगर इस सरफेस की डायमेंशन जो है, इस सरफेस की डायमेंशन जो है वो इन दोनों सरफेस के बीच के डिस्टेंस, मान लो ये जो आ रही है डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, उसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट है, तो उस कंडीशन में इस सरफेस पर जो भी चार्ज है वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। when dimension of two charge bodies are neglect, ठीक है ना, as compared to the distance between them the charge bodies are treat as point charge, ये point charge को treat करेंगी। ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिख लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो K है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आया है हमारे पास, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ है, वो वैक्यूम के लिए है। ठीक है ना। अगर मीडियम आया तो ये चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको इस बात का। इसका मतलब मीडियम, देखो मान लो एक व्यक्ति, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक मैं खड़ा हूं भाई, एक तो मेरे को डायरेक्टली धक्का देना है उसको, और एक बीच में 2-3 बंदे और आगे फिर धक्का देना, तो सीधी सी बात है कि एक बीच में वैक्यूम है, मैं जितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मेरा मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन बीच में कोई और इंस्ट्रूमेंट आ गया, कोई और चीज आ गई, तो जो फोर्स ट्रांसफर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट से फिर जाएगा मेन ऑब्जेक्ट पर। तो इसका मतलब मीडियम क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कूलम लॉ की ये थी कि भाई ये जो है वो रिपल्शन और अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड वैल्यू देता है और साथ में डायरेक्शन भी डिनोट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कूलम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड को बहुत अच्छा लगता है ये चीज, ये टॉपिक बहुत बढ़िया लगता है बोर्ड को, कौन सा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म जो होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी आपके, और ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, बाय।